राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए विज्ञान विषय का ये दूसरा चैप्टर आरंभ हो रहा है जो कि साउंड से संबंधित है। तो आज हम जानेंगे साउंड क्या है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और साथ में नोटबुक पेंसिल पेन साथ में रखने हैं। नोट्स बनाते हुए इस वीडियो को देखेंगे तभी देखने का फ़ायदा है। अगर डिस्ट्रैक्शन के साथ देखोगे टीवी देखते हुए या बातों में कहीं इसको ऑन कर दिया तो इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन से हट जाइए। जहाँ भी आप बैठे हैं टीवी या जो भी साउंड वगैरह म्यूज़िक कुछ चल रहा है तो उसको बंद करके डिस्ट्रैक्शन से हट करके अपने स्टडी टेबल पर ही आपने इसको देखना है। जैसे लेक्चर के नोट्स बनाते हैं वैसे आपने नोटबुक पेन अपने साथ रख लीजिए और फिर इस टॉपिक को समझना अब हम शुरू करते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है साउंड से संबंधित है। तो साउंड क्या होती है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो हमें जो भी आवाज़ सुनाई देती है ये एक एनर्जी की फॉर्म है। तो किस तरह की एनर्जी की फॉर्म है ये? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस इन एन ऑब्जेक्ट। तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? ये एक मैकेनिकल मूवमेंट की वजह से ही हमें कोई भी साउंड जो है वो सुनाई देती है। तो जब भी कहीं वाइब्रेशन होती है ऑब्जेक्ट के बीच में तो साउंड प्रोड्यूस होती है। अब जब भी आपको कोई साउंड सुनाई दे रही है, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखते टाइम जो मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है तो उसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है कि कान के बीच में और डिवाइस के बीच में एयर पार्टिकल्स हैं। तो ये एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं जो एनर्जी स्पीकर से प्रोड्यूस हो रही है। स्पीकर की जो कंपन है, स्पीकर का डायाफ्राम जो वाइब्रेट कर रहा है उसके कांटेक्ट में जो एयर पार्टिकल्स हैं वो एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं और वो वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स नियर बाय एयर पार्टिकल को वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो आपका स्पीकर है, स्पीकर में एक डायाफ्राम होता है, एक बारीक सी एक लेयर होती है जो जब हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो रही होती है उस टाइम क्या होता है, यहाँ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन स्पीकर में प्रोड्यूस हो रहे हैं ये वाइब्रेशन नियर बाई एयर को वाइब्रेट कर रहे हैं। जो नियर बाई एयर के पार्टिकल्स हैं इनको क्या कर रहे हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं और यही एयर पार्टिकल नियर बाई एयर पार्टिकल को वाइब्रेट कर रहे हैं और ये वाइब्रेशन इस तरह से नियर बाई जो हम बैठे होते हैं, जो भी ह्यूमन है या जो भी है जो सुन सकता है उसके कानों तक क्या पहुंचता है, ये वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। तो ये वाइब्रेशन हमारा जो ईयर ड्रम है उसको वाइब्रेट करते हैं जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं। तो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी के साथ जिस फ्रीक्वेंसी से स्पीकर वाइब्रेट हो रहा था, इसलिए हम उस साउंड को एज इट इज़ सुन पाते हैं जो जिस सोर्स से प्रोड्यूस हो रही होती है। तो साउंड के पीछे का कारण क्या है? वाइब्रेशंस। साउंड के पीछे का कारण है वाइब्रेशंस। तो इतनी बात समझ ली हमने। अब हम समझते हैं कि ये जो वाइब्रेशंस हो रही हैं इसी को हम मैकेनिकल वेव्स बोल देते हैं। मैकेनिकल वेव्स का मतलब, वेव का मतलब समझते हैं पहले। जहाँ कोई टास्क रिपीट हो रहा होता है, कोई एक्शन जो है वो रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर पेरियोडिसिटी होती है। जैसे यहाँ रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द एयर पार्टिकल्स। जैसे ड्रम जो आपका ये स्पीकर का डायफ्राम है ये वाइब्रेट हो रहा है, ऊपर और नीचे हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। तो ये जो मोशन है कैसा, ये मैकेनिकल मूवमेंट है। और मैकेनिकल मूवमेंट कैसा है? रिपीटेड मैकेनिकल मूवमेंट है। तो जहाँ रिपीटेड मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है वहाँ पर एक पर्टिकुलर पीरियड डेवलप हो रहा है। उस पर्टिकुलर पीरियड, पीरियड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद
ये अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है, तो जितना टाइम इस एक मूवमेंट को रिपीट होने के लिए लग रहा है, इस एक मूवमेंट, एक रिपीटिशन को एक टाइम पीरियड बोलते हैं। तो जितने टाइम में एक रिपीटिशन कंप्लीट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। और जितना टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को अगर हम रेशो में लिखें 1/t, तो इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अभी हमने क्या समझा कि जो रिपीटेटेड मोशन हो रहा है, कैसा मोशन है ये? मैकेनिकल मोशन है, और इसकी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड है तो इसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये अप एंड डाउन जो मूवमेंट हो रहा है, इसका एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड है कि कितनी वाइब्रेशन हो रही है, इस वाइब्रेशन की इंटेंसिटी कितनी है। तो वो जो इंटेंसिटी है वो इसकी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड मतलब कितना ऊपर को उठा और कितना फिर वापस इसका डेप्थ हुआ। तो ये जो ऊपर उठना और नीचे फिर वापस अपनी पोजीशन पर आना, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये क्या है? एक तरह का एक वेव है, एक तरंग है। तरंग जो कि आप ठहरे हुए पानी में आप पत्थर फेंको तो रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठहरे हुए पानी में, तालाब में जब हम सेंटर में स्टोन थ्रो करते हैं तो इसकी सराउंडिंग में रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये रिपल फिर इसकी बाउंड्री तक चले जाते हैं। तो ये जो रिपल हैं ठीक वैसे ही मूव करते हैं आगे को, जैसे ये साउंड वेव आगे को मूव कर रही है सोर्स से हमारे ईयर तक। तो अब हमने एक टर्म्स को समझना है जिसको हम बोल रहे हैं तरंग, जिसको बोल रहे हैं वेव। तो वेव में क्या क्या चीज़ें देख ली हमने कि जो वेव किसको बोलेंगे? जिसमें एक एम्पलीट्यूड है, उसकी इंटेंसिटी बताता है, उसका एक टाइम पीरियड है कि उसका जो मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो इसको हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को जिसके बाद उसकी मूवमेंट रिपीट होती है, उसको उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। और 1/t अगर हम कर दें, इस टाइम पीरियड को हम डिवाइड कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो हमें क्या मिलता है? उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, उसके रिपीटिशन का रेट पता चल जाता है कि कितने टाइम के बाद ये रिपल जो है वो रिपीट कर रहा है अपने मोशन को, अपने मूवमेंट को। तो अब हमने टर्म इंट्रोड्यूस करनी है मैकेनिकल वेव। ये जो तरंग है जो किसकी वजह से है? मैकेनिकल मूवमेंट की वजह से है, ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की वजह से है, वाइब्रेशन की वजह से है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव बोलेंगे। तो साउंड वेव इज़ ए मैकेनिकल वेव। तो यही बात बताने के लिए मैंने आपको ये सारी स्टोरी समझाई कि वेव होती क्या है, एक वेव में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। उसमें एक एम्पलीट्यूड होता है, टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो मैकेनिकल मूवमेंट साउंड वेव में होता है, ये मैकेनिकल मूवमेंट कैसा है? टू एंड फ्रो मोशन है। तो ये इसका कभी कंप्रेशन होता है और कभी एक्सपेंशन होता है पार्टिकल्स का। तो इसी कंप्रेशन और एक्सपेंशन की वजह से ही ये वाइब्रेशन जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचती हैं। और हम बोल सकते हैं कि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मीडियम है तभी साउंड वेव आगे मूव करेंगे। अगर मीडियम नहीं है, मीडियम का मतलब है कि ये जो बीच में वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं, इसको हम बोलेंगे मीडियम। इसके थ्रू हमारी जो साउंड है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचती है। तो यही कारण है कि स्पेस में साउंड सुनाई नहीं देती। जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, अगर स्पेस में एक दूसरे को आवाज़ लगाना चाहें तो उनकी आवाज़, जो उनकी साउंड है, वो ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ वैक्यूम है। कोई पार्टिकल्स नहीं है जो वाइब्रेट होकर के उनके ईयर ड्रम तक उनकी साउंड को पहुँचाएं। तो इसलिए
जो स्पेस है वहाँ पर नो साउंड कैन ट्रेवल, इन स्पेस नो साउंड कैन ट्रेवल। तो ये बातें अब तक हमने जान ली कि वेव क्या होती है, साउंड वेव कैसी वेव है, एक मैकेनिकल वेव है, कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, और ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए हमें स्पेस में साउंड सुनाई नहीं देती है। ये होगी साउंड की एक हल्की सी इंट्रोडक्शन। साउंड क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है, प्रोड्यूस कैसे होती है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। इसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन होता है ऑब्जेक्ट्स का, पार्टिकल्स का, जो वाइब्रेशन को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचाते हैं। बोलने का मतलब क्या है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाई ह्यूमन बींग्स। तो हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्या मैकेनिज़्म रहता है इसको प्रोड्यूस करने का। हमने यहाँ डिस्कस किया कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। तो जब हम बोलते हैं तो वाइब्रेशन कहाँ होता है। द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स। जो हमारा गला है, यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं जब हम बोलना चाहते हैं। तो इन्हीं की वाइब्रेशन की वजह से जो एयर है, एयर पार्टिकल है, वो वाइब्रेट होते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते हैं जिस फ्रीक्वेंसी में हमारे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो रहे हैं। और वही फ्रीक्वेंसी जब ट्रैवल करती है तो जिनके ईयर ड्रम्स तक वो पहुंचती है, एग्जैक्ट उसी फ्रीक्वेंसी को वो सुन पाते हैं। तो यहाँ क्या समझा हमने कि ह्यूमन बींग्स में जो साउंड प्रोड्यूस होने का मैकेनिज़्म है वो है वोकल कॉर्ड्स। दूसरी बात हम समझते हैं कि द मूवमेंट द लंग्स रिलीज द एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। तो बोलने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे जो फेफड़े हैं, जो हमारे लंग्स हैं, इसमें एयर होनी चाहिए, इनकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो रिक्वायर्ड जो एयर है वो रिलीज़ कर सकें थ्रू दी स्लिट ऑफ दी वोकल कॉर्ड्स, सो दैट प्रॉपर वाइब्रेशन कुड बी प्रोड्यूस्ड। तो इसलिए आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अलग अलग ह्यूमन बींग्स की जो साउंड क्वालिटी है, जो उनके माउथ से हम सुनते हैं, वो अलग अलग होती है। कुछ तो बहुत अच्छा उनकी साउंड हमें बहुत अच्छी लगती है, मेलोडियस लगती है। जो सिंगर्स होते हैं तो उनकी इतनी प्रैक्टिस होती है कि वो जो एयर है उनके लंग्स में, वो एक प्रॉपर रिदम के साथ रिक्वायर्ड जो है एक म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, उस तरह से वो उसको जो कंट्रोल है उनका उस एयर के ऊपर, वो इस तरह से रहता है। और जब बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी जो आवाज़ है उनकी उस तरह से होती है कि वो एक रिदम में लंबी जो सेंटेंस है उसको एक ही सांस में नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके लंग्स जो हैं वो वीक हो चुके होते हैं। तो इस तरह की जनरल ऑब्जर्वेशन से हम समझ सकते हैं कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए क्या मैकेनिज़्म हो रहा है। कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है साउंड के लिए, और वाइब्रेशन ह्यूमन बीइंग में वोकल कॉर्ड्स में प्रोड्यूस हो रही है। स्लिट को वाइब्रेट करने के लिए हमारे फेफड़ों में प्रॉपर हवा होनी ज़रूरी है, उसी को रिलीज़ करते हुए हम कुछ बोल पाते हैं। बोलने का मतलब है साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। यहाँ इमेजेस की हेल्प से समझते हैं कि वोकल कॉर्ड्स कहाँ होते हैं। जो हमारा गला है, यहाँ ये झिल्ली की तरह इस तरह से होता है। तो जब हमारे लंग्स जो हैं वो एयर को रिलीज़ करते हैं, तो हमारे माउथ की ओपनिंग आप ऑब्ज़र्व करेंगे। और आपने लैंग्वेजेस में भी पढ़ा है कि भाषा में हम पढ़ते हैं ना कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो जब हम कुछ भी बोलते हैं तो उच्चारण करने के लिए माउथ को, लिप्स को और अपने गले को एक प्रॉपर उसका
कॉन्ट्रैक्ट उसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कुछ इस तरह से करते हैं कि हम पर्टिकुलर साउंड को प्रोड्यूस कर सकें। और ये साउंड जो लंग्स हैं वो एयर को रिलीज़ करते हैं, और जो ये वोकल जो हमारे कॉर्ड्स हैं वहाँ ये जो एक झिल्ली की तरह है ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, तब हम प्रॉपर साउंड को जो उसको रिलीज़ कर पाते हैं। तो इस तरह से ये वोकल कॉर्ड्स का मैकेनिज्म है ह्यूमंस में साउंड को प्रोड्यूस करने का। Muscle attached to the vocal cords can make them tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, then the type or quality of the voice is different from that when they loose and thick. बोलने का मतलब क्या है कि जो भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि जो वोकल कॉर्ड्स है इसको हम किस तरह से इन मसल, ये भी एक तरह के मसल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इसकी टाइटनेस और इसके रिलीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह से ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए यहाँ हमने इतना समझना है कि ह्यूमन बीइंग में साउंड को प्रोड्यूस करने का मैकेनिज्म क्या है। इसके बाद हम समझते हैं प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड। प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, जो मैंने वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस डिस्कशन मैंने आपसे बताया कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक साउंड को पहुंचने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। क्योंकि वाइब्रेशंस को ट्रैवल करने के लिए उसके रास्ते में पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है, तभी तो वो वाइब्रेट करके जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चीज़ का ट्रैवल करना, इसी को प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो ये प्रोपेगेशन साउंड का कैसे होता है, मीडियम की हेल्प से होता है। साउंड ट्रेवल थ्रू ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड लीस्ट इन गैसेस। तो यहाँ ये एक बात समझ ली कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी। दूसरी बात यहाँ आपने ये नोट करनी है कि जितना मीडियम टाइटली पैक्ड होगा साउंड उतनी जल्दी ट्रैवल करेगी। तो सॉलिड के केस में क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए इसमें साउंड भी क्या होगा, जल्दी ट्रैवल कर जाएगी। और एयर पार्टिकल में क्योंकि पार्टिकल दूर दूर हैं तो साउंड ट्रैवल करने की जो स्पीड है वो क्या होगी, स्लो होगी। तो इस तरह से जो साउंड ट्रैवल करने की जो स्पीड है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। टाइटली पैक्ड मीडियम है तो साउंड जल्दी ट्रैवल करेगी, और अगर लूजली पैक्ड मीडियम है लाइक एयर तो साउंड स्लोली ट्रैवल करेगी। और अगर कोई पार्टिकल नहीं है लाइक वैक्यूम तो वहाँ साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। चलिए अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ हियरिंग की, कि हम कितनी साउंड को सुन सकते हैं, हमारे सुनने की क्षमता कितनी है, किस फ्रीक्वेंसी से लेकर के किस फ्रीक्वेंसी तक की साउंड को हम सुन सकते हैं। तो उसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज। उसी को ही हम साउंड वेव्स बोलते हैं जिनको हम सुन सकते हैं। द वेव्स विच लाई इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। और 20,000 को हम 20K भी बोल देते हैं। के का मतलब होता है, के का मतलब 1K का मतलब होता है 3 जीरोस 1000। तो 20,000 है तो 3 जीरो को हम रिप्लेस कर सकते हैं के के साथ, और इसलिए हम इसको 20 किलो हर्ट्स बोल सकते हैं। तो जो ह्यूमंस की, हमारे ईयर्स की जो ऑडिबल रेंज है वो है 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। अब यहाँ एक नई जो टर्म आपको इंट्रोड्यूस हो रही है वो है आप जो ये यूनिट देख रहे हैं एच जेड। तो ये जो एच जेड है ये हर्ट्स इसको प्रोनाउंस करते हैं, और ये साउंड की यूनिट है। साउंड वेव की साउंड की नहीं सॉरी साउंड वेव की जो यूनिट है वो है हर्ट्स। नॉट ओनली फॉर साउंड वेव बट ऑल टाइप ऑफ वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है एक्चुअली में हर्ट्स। हर्ट्स किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो
मैंने ऑलरेडी बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/t है। और नोट करने वाली बात है कि अगर टाइम सेकंड में है तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होगी, अगर टाइम मिली सेकंड में है तो फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी मेगा हर्ट्स में। अगर टाइम है मिली सेकंड में तो फ्रीक्वेंसी होगी मेगा हर्ट्स में। फ्रीक्वेंसी है मिली सेकंड में तो सॉरी टाइम है मिली सेकंड में तो फ्रीक्वेंसी है किलो हर्ट्स में। टाइम है आपका माइक्रो सेकंड में तो फ्रीक्वेंसी है मेगा हर्ट्स में। और टाइम है नैनो सेकंड में तो फ्रीक्वेंसी है आपकी फ्रीक्वेंसी है नैनो सेकंड में अगर टाइम है तो इस तरह से हमने देखा कि जब टाइम माइक्रो सेकंड में है तो फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्स में है, और जब टाइम नैनो सेकंड में है तो फ्रीक्वेंसी आपकी गीगा हर्ट्स में है। ये टाइम किस चीज़ का है? आपके एक टाइम पीरियड का। अगर टाइम पीरियड जो है वो सेकंड में है तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में, टाइम पीरियड मिली सेकंड में है तो फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्स में, टाइम पीरियड माइक्रो सेकंड में है तो फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्स में होगी, टाइम पीरियड नैनो सेकंड में है तो फ्रीक्वेंसी गीगा हर्ट्स में होगी। तो इस तरह से जो ये हर्ट्स आपने नया टर्म यहाँ देखा, ये किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। जो ऑडिबल रेंज है साउंड की, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? अगर उस वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है तो वो साउंड वेव जो है वो हमारे लिए ऑडिबल है। और दीज वेव्स आर सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर, मतलब हमारे जो ह्यूमंस के कान हैं उसकी जो सेंसिटिविटी है वो इसी रेंज तक सीमित है। इसके नीचे की या इसके आगे की जो साउंड वेव्स हैं उनको हम नहीं सुन सकते। तो अभी हमने देखा ऑडिबल वेव्स कौन सी हुई, अब हम देखते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स कौन सी हैं। द वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स, तो 20 हर्ट्स से अगर कम की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स, तो हम इसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स। और अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा है, 20,000 को हम 20 किलो हर्ट्स बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। Infrasonic waves are produced by sources of bigger size such as earthquakes, volcanic eruptions, ocean waves, and by elephants and whales. तो these are the sources of infrasonic waves. तो ये सारी साउंड्स जो हैं हमारे कान नहीं सुन सकते क्योंकि इनकी जो रेंज है वो क्या है, 20 हर्ट्ज से कम है। नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की जो साउंड वेव्स हैं उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट दीज वेव्स बट सर्टेन creatures like dog, cat, bat, mosquito can detect these waves. But not only detect bats not only detect but also produce ultrasonic waves. तो ये जो क्रिएचर्स के नाम बताए, डॉग, कैट, मॉस्क्यूटो, ये क्या कर सकते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं। लेकिन जो बैट है, जो चमगादड़ है, वो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस भी करता है। तो इसलिए उनकी साउंड्स जो हैं वो हमारे ह्यूमन ईयर्स उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारी सुनने की जो रेंज है उससे बियॉन्ड है। एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स? फॉर सेंडिंग सिग्नल्स, फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ सी, फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, एरोप्लेन्स एंड machinery parts of clocks, for removing lamp soot from the chimney of factories, in sterilizing of a liquid, in ultrasonography, in sonar.
एब्रीविएशन ऑफ सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो नेविगेशन वर्ड यहाँ पर आया है। तो नेविगेशन का मतलब है किसी चीज़ को डिटेक्ट करना, और डिटेक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है यहाँ यूज़ होती वो क्या है कि एक साउंड वेव को सेंड किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट किया जाता है उस ऑब्जेक्ट की तरफ जिसको हमने नेविगेट करना है, जिस तरफ हम नेविगेशन कर रहे हैं, और फिर इसकी इको के आने का डिटेक्शन होता है। जो यहाँ डिवाइस है जिससे अल्ट्रासोनिक वेव को सेंड करते हैं और उसी डिवाइस में उसको वापस रिसीव करते हैं। तो उसके जाने के टाइम को और उसके रिसीव करने के टाइम में जितना टोटल टाइम लगा, तो इस टाइम पीरियड को नोट किया जाता है। और जितनी जो टाइम लगा उससे फिर साउंड, क्योंकि जो अल्ट्रासोनिक वेव है उसकी हमें वेलोसिटी पता होगी कि किस वेलोसिटी की हम ये जो वेव है ये किस वेलोसिटी के साथ ट्रांसमिट हो रही है। तो वेलोसिटी पता है, टाइम पीरियड पता है, तो हम डिस्टेंस और स्पीड का फॉर्मूला लगा करके डिस्टेंस को पता कर सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, d इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी, एंड d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि जो ट्रैवलिंग है वो 2 वे है। जितना ट्रैवल किया उसने उस ऑब्जेक्ट तक उतना ही वो वापस भी आई, तो डबल डिस्टेंस हो गया। तो हमें क्योंकि ऑब्जेक्ट की एक डिस्टेंस पता करनी है सेपरेशन का, तो इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो इस मैकेनिज़्म को यूज़ करते हैं हम नेविगेशन के लिए, ऑब्जेक्ट के डिटेक्शन के लिए। सी की डेप्थ को फाइंड करने का भी यही तरीका है कि उसको अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट किया जाता है उस तरफ, और उसके वापस आने के टाइम को नोट किया जाता है कि उसने आने जाने में कितना टाइम लगाया। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इस सारी बातों को आप समझ जाते हैं तो एक आपका साउंड की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको हो जाती है। अगले डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे साउंड से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जो वेव की मैंने इंट्रोडक्शन आपको दी थी कि उसमें क्या क्या होता है, उसमें एम्पलीट्यूड होता है इन द बिगिनिंग ऑफ दिस डिस्कशन, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई। एम्पलीट्यूड होता है, टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी काफ़ी हद तक मैंने आपको डिस्कस कर दी। तो इन्हीं डिस्कशन